जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अब पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए, हमने कंप्लीट कर लिया पद्य साहित्य का इतिहास भी, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। आप इस प्रश्न के माध्यम से अपने आप को कंप्लीटली रेडी कर लीजिए। बच्चों, आपने अगर थ्योरी नहीं समझा है तो पहले थ्योरी को समझ लीजिए। प्ले लिस्ट में सारे वीडियोज एक एक करके आप जाइए और उसको प्ले लिस्ट डाउनलोड कीजिए, और एक एक करके सारे वीडियो को पहले समझ लीजिए 1 से 2 बार। और उसके बाद बच्चों गारंटी लेते हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 80% सॉल्व क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन को हल कर पाएं, लेकिन आपके दिमाग में चीजें बैठना प्रारंभ हो जाएंगी कि हाँ, हमारी परीक्षा में किस प्रकार से एग्जाम पूछेंगे, किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बच्चों, ये पूरे 5 नंबर का सवाल है। आपको आपको पद्य साहित्य का इतिहास 5 और गद्य साहित्य का इतिहास पूरे 10 नंबर का यहाँ पर मैटर है। आप इस 10 नंबर को फोकस कीजिए। आपके पेपर में फर्स्ट फ्रंट पे ही सबसे पहले ये क्वेश्चन मिलेंगे, और आप इस क्वेश्चन को अगर हल कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन करने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल 2 गुना हो जाएगा। और भी प्रश्न हल करने के लिए आप कंप्लीटली अपने आप को मेंटली सेट कर लेंगे। आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, हमारे सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, मात्र रिवीजन करना है। आप थ्योरी को 1 से 2 बार 3 बार, जितना आपकी कैपेसिटी, जितना आप जल्दी समझ पाए समझ लीजिए। उसके बाद प्रश्न उत्तर को हल कीजिए, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो बच्चों, ऐसे वन लाइनर में आप लिखते जाइए। ऐसे स्टार बनाइए, वन लाइनर में लिखते जाइए इस प्रकार से। और यही आपको याद करना है, बार बार रिवीजन करना है परीक्षा तक। ऐसे बच्चों देखिए, इसी प्रकार से ऐसे आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट बताएंगे, और उसी को बार बार परीक्षा के समय भी और बीच बीच में रिवीजन करते रहना है। थोड़ा सा लिखने में समय लग जाएगा बच्चों, लेकिन जब लिख जाएगा कंप्लीट, आपके खुद के हैंड रिटन नोट, एक कंप्लीट कंटेंट तैयार हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से आप गद्य साहित्य को भी पढ़ लीजिएगा। हमने वहाँ पर थ्योरी को समझाते हुए फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर को हल कराया है। आप थ्योरी को समझिए। सारी चीज़ें बच्चों अलग अलग प्ले लिस्ट में डाउनलोड है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप गद्य साहित्य को पढ़ना है, आप गद्य साहित्य को डाउनलोड कर लीजिए। पद्य साहित्य को पढ़ना है, इसको कर लीजिए। इसी प्रकार से बच्चों, आपका जो पद्य खंड है, जो कविता और कवि परिचय है, वो भी अलग अलग प्ले लिस्ट में डाउनलोड है, इकट्ठा है बच्चों। उसका लिंक हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और आप वहाँ जाए और बार बार चीज़ों को समझें, पढ़ें, अपने हिंदी विषय को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग बनाएं। थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, लेकिन हर विषय को समय दीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला में। इसके पहले बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अपना ज़्यादा समय ना गंवाते हुए बढ़ते हैं आगे। आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको निरंतर निरंतर क्लास 9 से लेकर 9 से लेकर 12 तक बच्चों, 9, 10, 11 और 12, ये 4 जो क्लासेस हैं बच्चों, इसका हिंदी जो पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस चैनल के माध्यम से आपको निरंतर मिलता रहेगा, निरंतर। और आपको एग्जाम तक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे बच्चों। बस आप इस चैनल से जुड़िए और निरंतर थोड़ा थोड़ा देखिए। तो चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर को हम समझते हैं। ये आंसू के रचनाकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एकदम से सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। हमने जिक्र किया है आपको थ्योरी में कि आंसू, झरना, लहर, ये सब बच्चों जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। महादेवी वर्मा ने लिखा है। नीरजा यामा, सप्तप्राण, पथ के साथी, मेरा परिवार, और इसी प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत ने इगवाड़ी और बहुत सारी कविताओं को इन्होंने लिखा है बच्चों, पंत जी ने। तो ऐसे निरंतर हम जिक्र करते हुए चीज़ों को एक एक करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते रहेंगे और बताते रहेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि पल्लव, देखिए अभी हमने कहा ना इगवाड़ी पल्लव, तो ये आपका क्या इसमें कह रहा है कि पल्लव में चित्रण किया गया, किस चीज का चित्रण किया गया पल्लव कहानी। देखिए, डीपली थोड़ा सा पूछ लिया बच्चों, ये डीपली पूछ लिया हमने आपको कवि और उनकी रचनाएं और रचना के बारे में प्रमुख बिंदुओं को भी पढ़ाया है। तो आप वहां पर जाइए, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, तो फिर आपको पता चलेगा कि जो पल्लव है उसमें चित्रण किस प्रकार का किया गया है। तो देखिए बच्चों, आत्मा परमात्मा का चित्रण हुआ है पल्लव में।
प्रेम, प्रकृति एवं सौंदर्य का चित्रण हुआ पन्नों में, भक्ति और रहस्यवाद का चित्रण हुआ पन्नों में, या फिर बच्चों वात्सल्य का चित्रण हुआ है पन्नों कहानी में। तो आप बताइए बच्चों। तो ये देखिए ज़्यादातर आपको क्या कहते हैं, ये जो सुमित्रा नंदन पंत है बच्चों, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। क्या? प्रकृति का सुकुमार कवि। तो ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित आपका पल्लव है और इसमें प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कौन सी विधा है? जीवनी है, रिपोर्टाज है, आत्मकथा है, या फिर रेखा चित्र बच्चों। तो ये नीड़ का निर्माण एक आत्मकथा है जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इन्होंने 3 और आत्मकथाओं को लिखा है। नीड़ का निर्माण फिर यहाँ पर दिया हुआ है। क्या कहते हैं और 3 इन्होंने लिखा है बच्चों, वर्तमान में याद नहीं आ रहा है और हम आपको उसको भी रिवीजन बीच बीच में अभी करते हुए चल रहे हैं। नीड़ का निर्माण फिर हो गया, 10 द्वार से सोपान तक हो गया, बसेरे से दूर हो गया बच्चों, और क्या भूलूं क्या याद करूं। देखिए ये चारों इनकी आत्मकथाएं हैं। नीड़ का निर्माण फिर और 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, और बसेरे से दूर, ये बच्चों इनकी आत्मकथाएं हैं। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई हैं, मोहन राकेश, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं बच्चों, या फिर हरिवंश राय बच्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आप बढ़िए और देखिए। तो यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है बच्चों पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पर किसका जन्म हुआ था बच्चों? वासुदेव श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी प्रकार आप थोड़ा ऐड करिए, पृथ्वी पुत्र कौन है? वासुदेव श्री कृष्ण है, अर्थात वासुदेव शरण अग्रवाल ने पृथ्वी पुत्र को लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। हम थोड़ा स्पीड में बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर श्रृंखलाएं हैं और सभी को हमको देखना है। तो देखिए बच्चों, छायावाद उत्तर काल की पत्रिका है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आ गई बच्चों। आपको युगों को बारे में हम एक एक करके पढ़ाए हैं कि सारे युग कैसे हैं। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग जिसे शुक्ल युग भी कहते हैं, फिर छायावाद उत्तर युग जिसे शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। फिर उसके बाद बच्चों इसी तरह से निरंतर आपके नई कविता का युग आ जाता है। कई आपके क्या कहते हैं युगों को हमने अलग अलग आपको विस्तार से समझाया है। तो उसमें कह रहे हैं बच्चों, जो छायावाद उत्तर युग है उसमें कौन सी पत्रिका है? उस समय की पत्रिका बताइए। सरस्वती है, विशाल भारत है, प्रताप है, कादम्बनी है बच्चों। तो आप ये जानते हैं, चीजों को आप समझते हुए चलिए। तो ये जो आपका है कादम्बनी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए। ये कादम्बनी छायावादोत्तर युग का है बच्चों। ये प्रताप नारायण मिश्र का है कादम्बनी। क्षमा करें बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है, ये आपका है चौधरी प्रेम घन का है बच्चों। कादम्बनी प्रेम घन का है। ये छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने देखा बच्चों। ये छायावादोत्तर की पत्रिका कादम्बनी है। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, और प्रताप पत्रिका बच्चों गणेश शंकर विद्यार्थी का है। प्रताप पत्रिका और बच्चों ब्राह्मण पत्रिका आपका आ जाता है, प्रताप नारायण मिश्र का है ब्राह्मण पत्रिका। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारतेंद्र युगीन लेखक हैं, भारतेंद्र युगीन लेखक हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, और ये डॉक्टर नगेंद्र है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, या फिर बच्चों श्याम सुंदर दास है। ये पूछ रहे कि भारतेंद्र युग के लेखक कौन है? इसमें से हमने आपसे बताया था बच्चों कि आपके परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। भारतेंद्र युगीन लेखक है, अब इसमें से एक ही है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि नहीं है, अगर यहाँ पर लिखा होता कि भारतेंद्र युग के लेखक नहीं है, तब बच्चों इस 4 ऑप्शन में 3 होते, एक नहीं होते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बताइए भारतेंद्र युग के लेखक है, अर्थात इस 4 ऑप्शन में से कोई एक है। तो ये प्रताप नारायण मिश्र बच्चों, आपको हमने कहा था कि भारतेंद्र युग मंडल के सब लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र हो गए, और बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हो गए, राधाचरण गोस्वामी हो गया, अंबिका दत्त व्यास हो गए। ये सब बच्चों आपको भारतेंद्र युग के लेखक हैं सब। ये श्याम शरण दास, ये क्या कहते हैं छायावाद उत्तर अर्थात द्विवेदी युग के हैं ये।
द्विवेदी के बच्चों ये जो सरस्वती पत्रिका काशी नागरी प्रचारणी से प्रकाशित होती थी, तो उसके संस्थापक यही श्याम सुंदर दास थे। काशी नागरी प्रचारणी संस्था के संस्थापक बच्चों काशी में है। अब आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका के संस्थापक ये कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। और 1900 में बच्चों 1900 में इसका कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी संभाल लेते हैं। चीजें आप समझ पा रहे हो बच्चों? हम क्या बताना चाहते हैं आपको? काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित होती थी, जो कि काशी में है। और इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास। और 1900 में ये इसका कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी को दे दिया जाता है। अब आइए बच्चों लोकायतन को देखते हैं। लोकायतन के रचनाकार हैं, अभी हमने बताया आपको, इगुआड़ी, पल्लव, लोकायतन, ये सब सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं बच्चों। सुमित्रानंदन पंत की जयशंकर प्रसाद ने भी रचा है बच्चों, आप जानते हैं। आंसू, झरना, लहर, लहर, कामायनी। कामायनी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद की रचना। और कामायनी में बच्चों 15 सर्ग है, जिसे आपको जानना जरूरी है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में बच्चों 15 सर्ग हैं। और पहला सर्ग इनका चिंता से प्रारंभ होता है, और दूसरा सर्ग और अंतिम सर्ग बच्चों ये आनंद से पे समाप्त होता है। ये जयशंकर प्रसाद की है, कुल 15 सर्ग हैं। और महादेवी वर्मा का अभी आपने देखा कि नीरजा, यामा और पति के साथ ही अतीत के चलचित्र, ये सब महादेवी वर्मा के हैं। और अब देखिए बच्चों ये रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो इनकी अर्धनारीश्वर कविता है। और उजली आग, ये सब इन्हीं का है, रामधारी सिंह दिनकर का। आगे फिर जिक्र करते हुए चलेंगे बच्चों, थोड़ा सी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट कराएं। छायावाद, इंगील, गद्य का समय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कठिन में भी आता है और इम्पोर्टेंट भी है। अब आप जब छायावाद, जो हमने आधुनिक काल आपको विस्तार से समझाया बच्चों, उसमें जो सारे युग हैं, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, ये सारे जो युग हैं आपने ध्यान से थ्योरी में पढ़ा है, तो आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। हमने आपको बताया था बच्चों कि जो भारतीय युग है वो 1850 से 1900 तक चलता है। फिर आता है बच्चों द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक चलता है। अब यहाँ पर 1918 से आगे की जो होगी वो छायावाद युग होगी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप। तो 1900 देखिए बच्चों 1918 तक चलता है। 1919 से 1938 तक ये देखिए क्वेश्चन आपका आंसर दिया हुआ है, आंसर नंबर का देखिए 1919 से 1938 तक बच्चों आपका चलता है छायावाद युग। इसी तरह से आप वहां पर जाइए बच्चों और चीजों को देखिए, समझिए। अब देखिए नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन जी, या डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, या रामधारी सिंह दिनकर, या धर्मवीर भारती। नई कविता को भी हमने पढ़ा दिया बच्चों। प्रवर्तक, यहाँ पर प्रवर्तक की बात हो रही है, तो ये आपके जो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, ये बच्चों नई कविता के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार लहरी के रचयिता हैं। श्रृंगार लहरी के रचयिता है जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र हैं बच्चों। तो ये जो श्रृंगार लहरी है इन्हीं जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आ गया। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल। उक्ति किसने लिखा है? तो देखिए बच्चों यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जो कि भारतेंदु के हैं, यशपाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध्या, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपने अगर पिछले क्लासेज में देखा होगा बच्चों कक्षा 7-8 की पुस्तक में ये उनका दिया भी है कविता में, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ये क्या? निज भाषा उन्नत है और सब उन्नति को मूल। अर्थात अपनी जो भाषा है अगर उन्नति हो गई तो सभी उन्नति को मूल अपनी निज भाषा ही है। स्वयं की भाषा की उन्नति होना बहुत जरूरी है। देखिए हिंदी पत्र के उनके प्रथम कवि सराहपा कवि हैं। अब देखिए बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझने का प्रयास किया कीजिए बच्चों। हिंदी के प्रथम कवि सराहपा किस मतलब कवि हैं? कौन से कवि के हैं? मतलब नाथ संप्रदाय के किस संप्रदाय के कवि हैं बच्चों? तो ये नाथ संप्रदाय के कवि हैं, या फिर ये क्या कहते हैं जैन संप्रदाय के हैं, या फिर बच्चों सिद्ध संप्रदाय के, या फिर रासो साहित्य के हैं।
पूछ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 12, तो ये बच्चों आपका जैन संप्रदाय के हैं। आपने पढ़ा है जैन संप्रदाय के कौन है? सरहपा है, ये प्रथम कवि हैं और इनकी रचना बच्चों स्वयंभू है। चलिए सरहपा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? इसका मतलब इसमें एक कोई ऐसी रचना है जो भक्ति काल में लिखी गई और आप साफ साफ स्पष्ट देख पा रहे हैं बच्चों, सूरदास भक्ति काल के ही हैं और सूरसागर उन्हीं की रचना है। अब आइए बच्चों बीसल देव रासो, रासो से संबंधित क्वेश्चन लीजिए। नरपतनाल है, भट्ट केदार, बीसल देव रासो को लिखा किसने है? जगनीक है, दलपति विजय है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए बच्चों, तो ये नरपतनाल है, बीसल देव, बार बार रिवीजन करते हुए याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा बच्चों। नरपतनाल है, बीसल देव रासो। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि इसमें से कौन नहीं है? ज्ञानाश्रय शाखा बच्चों गोस्वामी तुलसीदास नहीं है, नानक जी नहीं है, दादू दयाल नहीं है, कबीर नहीं है। बच्चों आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो सूरदास है गोस्वामी तुलसीदास है, ये सब भक्ति काल के कवि हैं। और भक्ति काल में फिर आपका जो निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा हमने पढ़ा है, उसमें आपका फिर निर्गुण काव्य धारा 2 भागों में बढ़ जाता है। इसमें ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय, तो ज्ञानाश्रय में मुख्य आपके कबीर हैं और कबीर के साथ साथ नानक है, दादू दयाल है और अन्य भी हैं। और बच्चों जो प्रेमाश्रय है उसमें जायसी हैं। और इधर जो सगुण भक्ति धारा है आप जानते हैं इसमें गोस्वामी जी हैं, तुलसीदास जी और सूरदास जी हैं। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, किस काल की रचना है? क्या? उद्धव शतक। उद्धव शतक किस काल की रचना है बच्चों? ये आपको बताना है। आधुनिक काल की रचना है या भक्ति काल की रचना है या फिर बच्चों आदिकाल की रचना है या फिर रीत काल की रचना है? उद्धव शतक की बात हो रही है तो बच्चों ये आधुनिक काल की रचना है। कब की है? आधुनिक काल की रचना है। अब आइए बच्चों फिर छायावाद से संबंधित क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? हमने विशेषता को भी आपको समझाया है कि छायावाद की विशेषताओं में क्या क्या चीजें हैं। देखिए बच्चों प्रकृति का मानवीकरण है, अर्थात प्रकृति को मानव की तरह दर्शाया गया है, वर्णन किया गया है। युद्धों का इसमें वर्णन है। यथार्थ चित्रण अर्थात प्रगतिवादी की तरह चीजों को दिखाया गया। आम जनता की वास्तविकता को प्रस्तुत किया गया कविता में, या भक्ति की प्रधानता रही। तो आप जानते हो बच्चों हमने आपको डिटेल समझाया था कि छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर को हमने बताया था आपको कि ये जो छायावाद है ये प्राकृतिक चीजों को मानवीकरण करते हुए इसमें दर्शाया गया है, कल्पना में है, लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है। लेकिन आपका जो प्रगतिवाद है बच्चों इसमें मानव जीवन की यथार्थ चित्रण को अर्थात वास्तविक जीवन जो है उस समय के जो ब्रिटिश साम्राज्य थे या जो आम जनता की जो समस्याएं थीं, सांस्कृतिक अवधारणाएं थीं, राजनीतिक समस्याएं, जो सारी चीजें थी बच्चों उसको इसमें दिखाया गया था। कब? प्रगतिवाद में। ये तो प्रगतिवाद की विशेषता है बच्चों। और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। आज हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे निरंतर इसी तरह प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चलेगी। अब लगभग हम आपको 250 से 300 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बच्चों। इसमें से आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, बस यही आप जुड़े रहिएगा और इसी से आपका क्वेश्चन 5 का 5 एकदम सही करके आएंगे। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, दीप शिखा का के रचयिता कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है या फिर मैथिली शरण गुप्त है बच्चों? तो आपका हम आपने जिक्र किए थे कि दीप शिखा हो गया और पथ के साथी हो गया, अतीत के चलचित्र हो गया, नीरजा हो गया, यामा हो गया, मेरा परिवार, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है उर्वशी, पल्लव, परिमल, कामायनी। तो बच्चों ये क्या कहते हैं पल्लव अभी आपने पढ़ा है, सुमित्रा नंदन पंत की है। देखिए आंसर आपका सही हो जाता है पल्लव, खा नंबर। लेकिन उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, परिमल निराला का है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है बच्चों, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब आइए अंतिम क्वेश्चन आज के डेट का। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। चिदम्बरा का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किसको प्राप्त हुआ? आप चिदम्बरा पहली बात जानकारी होना चाहिए कि किसका है, उन्हीं को मिलेगा। मैथिली शरण गुप्त का है, सुमित्रा नंदन पंत को है, या फिर बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय का, या फिर रामधारी सिंह दिनकर है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए बच्चों, तो आपको हमने बताया चिदम्बरा, पल्लव, वीणा, युगवान, तिवाड़ी ये सब सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं और सुमित्रा नंदन पंत को
चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट समझिए। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कहते हैं, कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते चलते बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास अवश्य करें। जय हिंद बच्चों।